बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हेलो डॉक्टर में। साथियों, आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे महिलाओं की। महिलाएं जो पूरे परिवार की धुरी होती हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य की छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपना खुद का ध्यान रखना कई बार भूल जाती हैं। और इसी भूलने में यानी लापरवाही में अक्सर ये होता है कि उनकी छोटी छोटी बीमारियां बड़ा रूप ले लेती हैं। और आज ऐसी ही बीमारी के बारे में हम हेलो डॉक्टर में आपसे चर्चा करेंगे। और आप अपने सवाल पूछें, इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर तो आप जानते ही हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-233-9418। और हमारा आज का विषय है गर्भाशय के कैंसर में लेप्रोस्कोपी सर्जरी का महत्व। और इस गंभीर विषय पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ तामस्कर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आपने यहाँ पे बुलाया। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी परिचर्चा से हमारे दर्शकों को जो मूलभूत जानकारी वो प्राप्त होगी। जी डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका स्वागत। और हमारे कॉलर बीच बीच में कॉल करते हैं, हम अपनी बात शुरू करते हैं। हमारे किसी कॉलर का फ़ोन आने पर हम उनका फ़ोन लेंगे। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि गर्भाशय का कैंसर क्या है, ये क्या होता है? तो मैं एक आम जानकारी के तौर पे कुछ चीज़ें इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा। गर्भाशय जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो अगर हम अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन अक्षरशः करें तो वो यूट्रस कहा जाता है। और यूट्रस के साथ साथ महिला के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उसमें एक फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं दोनों साइड, और ओवरीज होती हैं। तो जो अगर हम गर्भाशय का कैंसर की चर्चा ओवरऑल करें तो कैंसर्स इन सभी जगहों पर हो सकते हैं। जो कॉमन जो गर्भाशय के कैंसर जिस तरीके से जाना जाता है, वो गर्भाशय का मुख या जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में सर्विक्स कहा जाता है, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर कॉमन कैंसर है, बहुत सुनने में आता है। तो महिलाओं का एक कॉमन कैंसर है। वैसे ही जब यूट्रस जो गर्भाशय है उसके जो ऊपरी हिस्से जो होता है उसका कैंसर, जो यूट्रस का कैंसर, उसको क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो वो एक दूसरे प्रकार का कैंसर है। और साथ ही साथ क्योंकि अगर ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट जो अंडकोश या ओवरीज भी होती हैं, तो उसमें ओवेरियन कैंसर्स, तो ये तीनों प्रकार के कैंसर्स महिलाओं के कैंसर्स की जो कैटेगरी में आते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कैंसर हैं क्योंकि इनका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसका आइडेंटिफिकेशन काफ़ी सही तरीके से किया जा सकता है, सही समय पर किया जा सकता है। और अगर जो पेशेंट है या जो भी व्यक्ति है, महिला है, वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो वो इसको आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं। बस यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि आपने जैसे बताया, हम तो सिर्फ गर्भाशय के कैंसर की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं और बहुत कॉमनली हम इनको सुनते भी हैं। तो इनके प्रारंभिक लक्षण क्या है? मतलब ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे ये पता चले कि ये स्थिति जो है वो कैंसर की तरफ जा रही है? हाँ, तो सबसे पहली बात कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर लक्षण होता है कैंसर का। ये मैं सिर्फ गर्भाशय की कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है अप्लाई करता है या लागू होता है सारे कैंसर्स पर, कहीं पे भी शरीर में हो। क्योंकि मरीज़ की एक आम जिसको कहते हैं क्वेरी या क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैंसर हो गया है अथवा नहीं हुआ है। तो मात्र लक्षणों के आधार पे कभी भी कैंसर का लेबल नहीं किया जा सकता। तो किसी भी मरीज को, महिला को इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि अमुक लक्षण होने पर उन्हें कैंसर हो सकता है। अब जहाँ तक आपके हम प्रश्न पे जाएं कि जैसे मैंने अलग अलग टाइप के कैंसर्स आपको कहे, तो उनके कुछ आम लक्षण कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण होने पे सिर्फ कैंसर ही हो सकता है। साथ ही दूसरी बात ऐसा है कि जो माहवारी, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन जिसे कहा जाता है, वो एक महिला का अभिन्न अंग होता है जब तक वो मेनोपॉज 45-50 साल की नहीं हो जाती। 12, 13, 14 साल से ये चालू होता है और उसका ये अभिन्न अंग होता है। और हर महिला का एक पर्टिकुलर साइकिल होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये साइकिल का इम्पोर्टेंस है कि हर एक महिला का एक पर्टिकुलर साइकिल का ड्यूरेशन होगा। एक ड्यूरेशन होगा, उदाहरण के लिए किसी महिला को हर 28 दिन पर बराबर माहवारी आती है,
माहवारी 4-5 दिन के लिए रहती है, एक पर्टिकुलर मात्रा में उसे सैनिटरी पैड चेंज करने पड़ते हैं। ये एक नॉर्मल जीवन का भाग होता है जो कि वो जानती है। और दूसरा क्या है, ये बड़ा पर्सनल इशू होता है, वो किसी से डिस्कस नहीं करती इस चीज़ को, तो उसे मालूम होता है। और मैरिज के बाद हो सकता है कई बार उसके हस्बैंड को पता हो, क्योंकि वो एक आपस में डिस्कशन हो सकता है। तो हम आते हैं मासिक धर्म में। तो मासिक धर्म में अगर इर्रेगुलरिटी या उसमें कोई असमानता हो, असमानता का अर्थ होता है कि जिस समय पर हमेशा आया करता था उस समय पर नहीं आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बार बार जल्दी जल्दी आ रहा है। नंबर 3 कि उसमें जो अवस्था थी कि पहले 3-4-5 दिन ब्लीडिंग का रहता था, अब वो लक्षण उससे दुगने हो गए हैं, 7 दिन 10 दिन हो रहे हैं, अथवा कभी भी आते जाते रहते हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंस होता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर हम मोटा मोटी मान लें कि एक महिला में जो मेनोपॉज का उम्र है वो 45 वर्ष है, उदाहरण हम अगर ले लें, तो 45 वर्ष के बाद अगर किसी का मासिक धर्म रूटीन में नॉर्मली बंद हो गया हो और उसके बाद अगर उसको ब्लीडिंग हो रही हो, जिसे हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। अच्छा। दूसरी बात जो जहाँ तक हम बात करते, जो इनमें सबसे कॉमन कैंसर की बात कर रहे थे, जो कि सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर, उसमें कॉमन सिम्टम होता है कि पोस्ट, जिसको कहते हैं कि सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, क्योंकि वहाँ पे एक छाला या अल्सर बन जाता है, उसको मैकेनिकल ट्रॉमा होने से वहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो ये कुछ लक्षणों से जाना जा सकता है कि ये है कि नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये जरूर चीज़ है कि अगर आपके परिवार में आपके कोई 2 रिलेटिव्स जो कि फर्स्ट रिलेटिव्स हों, उदाहरण के लिए अगर मैं महिला हूँ तो मेरी माता या मेरी बेटी या मेरी बहन जो हैं, उनमें अगर कैंसर के लक्षण थे गर्भाशय संबंधित और साथ ही साथ स्तन संबंधित, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्तन का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये आपस में रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड इसलिए होते हैं कि दोनों ये हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होते हैं। अच्छा। हार्मोन का मतलब होता है वो पदार्थ जो आपकी महिला में माहवारी करवाता है, उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रकार के 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके ब्रेस्ट कैंसर्स और ओवेरियन कैंसर्स का भी पार्ट होते हैं, और इसके लिए ये होते हैं। तो इसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये अनुवांशिक या जेनेटिक हो सकता है। ये बात आपने बहुत नई बताई, क्योंकि ज्यादातर कैंसर के लिए ये कभी नहीं सोचा गया कि ये वंशानुगत हो सकता है। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि माहवारी है या मेनोपॉज है, तो किस एज की महिलाओं में इस तरह का कैंसर होने का ज्यादा चांसेस होता है? हाँ, तो नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, ये है वो है। दूसरा जो ऐसा कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन या चाइल्ड बर्थ इसके लिए थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव है, हाँ। अच्छा। प्रोटेक्टिव अर्थात क्या होता है कि ये जो कैंसर है उसकी होने की चांस या इंसिडेंस उन महिलाओं में कम रहता है जो कि सेक्सुअली एक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव, जिसको कहते हैं कि जिनका बच्चे हो चुके हैं या जो बच्चों को स्तनपान कराते हैं। जी हाँ, तो उनके कंपैरिजन में उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके बच्चे नहीं हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है लाइफ में कि भाई जिनके नहीं हैं उन लोगों में हो सकता है। तो ये नॉर्मली उस एज में होता है। तो एज तो वैसे जो है 35-45 इस टाइप की एज में ज़्यादा इंसिडेंस पाया जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर्स का इंसिडेंस एज के साथ ज़्यादा होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज माना जाता है 15 से 45 साल। तो उसमें जो लेटर रिप्रोडक्टिव एज होता है उसमें जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर, जो कि कैंसर सर्विक्स होता है, वो ज़्यादा कॉमन होता है। ओवेरियन कैंसर्स जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो जेनेटिक बेस्ड होते हैं। अच्छा। तो ओवेरियन कैंसर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो अलग अलग एजेस में हो सकते हैं। एकदम यंग एज में भी होते हैं, एकदम छोटी लड़कियों में हो सकते हैं, और ओल्डर एज में भी होते हैं। मतलब सर आप जैसा बता रहे हैं कि छोटी लड़कियों में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, या 1-2 बच्चे होने के बाद भी ये संभावनाएं होती हैं। तो कुंवारी लड़कियों में ये किस तरह से होता है और क्यों हो जाता है? उनमें जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि ये किस प्रकार का होता है, वो ओवेरियन जो ट्यूमर्स होते हैं वो यंग में होता है। उसका रीजन अनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है, और कोई विशेष उसका अलग से रीजन अभी फाइंड आउट नहीं किया गया है। कुछ डीएनए म्यूटेशंस बोला जाता है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उन डीएनए म्यूटेशंस के कारण ये होता है।
तो इसलिए अगर किसी की मदर या सिस्टर या इनको है फैमिली में, तो दे हैव टू बी कॉशियस कि उनको थोड़ा सा इसके लिए कॉशियस होना चाहिए कि अगर उसमें इस प्रकार के लक्षण मिले तो उनको स्क्रीन करवाना चाहिए और उसके जिसको कहते हैं कि पता लगाने या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि है या नहीं। जी से बस मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो लक्षणों की हमने बात कर ली और एक ये भी हो सकता है कि कुछ तरह के रेगुलर चेकअप्स जो रूटीन चेकअप करवा लिए या 1-2 साल में कुछ ऐसे चेकअप हो सकते हैं जिनसे इसके बारे में जानकारी मिल जाए। जी, तो उसमें ऐसा कहा जाता है, जो वेस्टर्न सिस्टम और जो एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम माना जाता है कैंसर के लिए, कैंसर सर्विक्स और इसके लिए, उसमें एक प्रकार की, अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें पानी की जांच या पैप स्मीयर कहते हैं, तो उसमें जो सर्विक्स का सिक्रीशन होता है उसके सेल्स की एक जांच होती है। जी। तो वो योनि के रास्ते से एक सैंपल लिया जाता है। वो सैंपल जो आपके रिप्रोडक्टिव एज में हर 3 वर्ष में एक बार करा लेना वो होता है। सेकंड जो कॉमन चीज़ जानना जरूरी है और जो अब क्या है कुछ लोगों में प्रिवेंटिव में मानी जाती है, वो होता है कि इसमें एक वायरल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको कहते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि इस सर्विक्स के कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब इसका वैक्सीन भी उपलब्ध है। तो जो प्रोग्राम्स में इवन वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये काफ़ी पॉपुलर है और 12-13 साल की उम्र में इसके डोजेस लगाए जाते हैं। ये जो है इवन मेल्स में जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कैंसर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी ये एक प्रकार से एक वन ऑफ द, जिसको कहते हैं कि वन ऑफ द डिजीजेज इन कैंसर वेयर यू हैव अ वैक्सीन, या जिसके लिए एक टीका आपको उपलब्ध है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उसमें आपने कम ही सुना होगा कि किसी कैंसर के लिए टीका उपलब्ध हो। तो ये कैंसर का टीका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके जो पॉजिटिव वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए टीका, इसको हम कह सकते हैं, ये उपलब्ध है। जी डॉक्टर साहब, हमने कैंसर की बात तो कर ली, लेप्रोस्कोपी क्या है? आजकल जैसे बहुत ये सुनने में आ रहा है कि छोटी हो बड़ी हो किसी भी तरह की सर्जरी है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ये क्या है? वो एक तो काफ़ी पॉपुलर है, फैशनेबल भी है। तो उसमें लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन करना। जो अगर हम बात करें कन्वेंशनल सर्जरी की कि नॉर्मल सर्जरी क्या होती है, नॉर्मल सर्जरी में पेट के ऊपर एक चीरा लगाया जाता है। जैसे आप परत है आपकी, एक जो आपका एब्डोमेन जिसको कहा जाता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में पेट कहते हैं, ये परत है। ये समझ जाइए एक बक्सा है जिसके अंदरूनी सतह तक पहुंचने के लिए ऊपरी सतह को आपको काटना पड़ता है। तो उस कट को हम जब बड़ा करते हैं तो उसे कन्वेंशनल सर्जरी या ओपन सर्जरी कहा जाता है। जब हम छोटे छोटे छिद्रों द्वारा पेट के अंदर जाने की जो प्रक्रिया करते हैं तो इसको लैप्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं। लैप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। भारत में मोटी मोटी जहाँ तक मेरी जानकारी है 1992 में इसका पहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए की गई। लैप्रोस्कोपी सर्जरी वैसे तो बेसिक सिर्फ डायग्नोस्टिक या सिर्फ जांच के रूप में इस्तेमाल करने में काफ़ी वर्ष पहले से इस्तेमाल की जाती थी। अब ये क्या है, एक निदान के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए पेट की ऐसी बीमारी जिसको हम विभिन्न प्रकार की जांचों से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हों, जैसे कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, MRI, सब कुछ कराया गया लेकिन पेट की तकलीफ है उसको बनी हुई है, तो हम कहते हैं कि एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी इसकी करनी चाहिए। क्या आंखों से देखना जिसे कहते हैं। उसमें क्या क्या करते हैं कि छोटे छोटे छिद्रों द्वारा पेट के अंदर जाते हैं और आंखों से देखते हैं कि ऐसी कोई बीमारी है जो बाकी जांचों से पकड़ में नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, ये डायग्नोस्टिक कहते हैं, पॉपुलर है जब ये सर्जरी, तो इसके फायदे क्या हैं? मतलब जो प्राचीन जो पद्धति थी कि चीर फाड़ करके करते थे और लेप्रोस्कोपी, दोनों में फर्क क्या है और ये कितनी फायदेमंद है? तो फायदा ऐसा है कि एक आम क्वेश्चन ये भी होता है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो बेहतर की तुलना में ऐसा होता है कि यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। तो बात ये होती है कि अगर आप तुलना करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर एक बहुत बड़ा ट्यूमर है तो उसके लिए हो सकता है कि उसको, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसे पेट के अंदर से निकालना है, तो ओपन सर्जरी ज़्यादा कारगर हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जहाँ से हमने विषय चालू किया, गर्भाशय का कैंसर, तो पहले ऐसा माना जाता था कि दूरबीन पद्धति का जो निदान है वो कैंसर्स के लिए कारगर नहीं होगा।
उसमें ये माना जाता था, अभी भी एक बहुत आम धारणा है कि डॉक्टर साहब हमारी ओपन सर्जरी या बड़ा ऑपरेशन कर दीजिए, दूरबीन से मत करिए, क्योंकि हमें अंदेशा है या अंदेशा नहीं शंका कहेंगे, हमें शंका है कि कोई जी भ्रांति कहेंगे, सही वर्ड तो वही है कि कोई चीज छूट जाएगी। तो अब क्या है कि ऐसा ये धारणा को मैं कहना चाहूँगा, ये धारणा सही नहीं है। अब काफ़ी समय इसमें आ चुका है, अब काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, और अब जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है बेहतर नहीं तो ओपन सर्जरी के बराबर है। अगर हम बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, अगर आप ये समझें कि छोटे चीरे लगने हैं तो घाव जल्दी सूखेगा, छोटे चीरे लगेंगे तो निशान कम आएगा, छोटे चीरे लगेंगे, छोटे छोटे 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के मैक्सिमम इसमें होल होते हैं, जो कि 3 4 5 जगह पर होते हैं, तो उसमें पेन की मात्रा और जो आपके रिटर्न टू एक्टिविटी जिसे कहा जाता है कि मान लीजिए मेरा आज ऑपरेशन हुआ है तो मैं कितने जल्दी अपने कामकाज पे लौट सकता हूँ, तो वो रिटर्न टू एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होती है। 2-3 दिन के अंदर पेशेंट जो है रिकवर कर जाता है, स्वयं सक्षम रहता है। पहले पेशेंट ये पूछता था कि साहब हम ऑपरेशन करेंगे, महिलाओं के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे समाज में महिला पूरा घर बार का काम काज देखती है, तो अगर उसका ऑपरेशन हो तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, तो वो पूछते हैं कि हमारा ऑपरेशन होगा तो कितने दिन हम इनवैलिड हो जाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे या बिस्तर पे रहेंगे। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी सर्जरी है ताकि ये रिटर्न टू एक्टिविटी जल्दी होती है। जहाँ तक कैंसर का सवाल है गर्भाशय का, जो पेट का निचला हिस्सा रहता है उसमें एक पिक्यूलियर चीज ये होती है कि हमारी यहाँ पे हड्डी है, पेल्विक बोन है, कूल्हे की हड्डी है, तो वो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को कवर करती है। तो उस हड्डी के पीछे जाना ओपन सर्जरी में डिफिकल्ट होता है, इसलिए उस जगह की अप्रोच, उसी जगह का अगर एक और उदाहरण में दूं तो जो लैट्रिन के द्वार के कैंसर्स होते हैं, जैसे रेक्टल या एनल कैंसर्स हम कहते हैं, प्रोस्टेट होता है, पौरुष ग्रंथि वहाँ पे होती है, महिलाओं का जो गर्भाशय होता है वो पेट के निचले हिस्से में रहता है, वो जस्ट हमारे हड्डी के पीछे रहता है। तो उसको अप्रोच करना, आप समझिए कि हड्डी है उसके सामने और उसके ऊपर जस्ट हमको एक चीरा लगा के उसको अप्रोच करना है, तो ओपन सर्जरी में वो डिफिकल्ट माना जाता है, थोड़ा बड़ा चीरा देना पड़े, थोड़ी खींचतान होती है, टेक्निकली थोड़ा सर्जन को जो है तकलीफ होती है, तो उसको जो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और आजकल लैप्रोस्कोपी रोबोट से भी होती है जिसे कहते हैं रोबोटिक सर्जरी, तो वो अभी जो लेटेस्ट पद्धतियां हैं जिससे इसका अप्रोच किया जाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो लैप्रोस्कोपी में है वो होता है मैग्निफिकेशन। जो चीज़ है वो 8 से 10 गुना बड़ी दिखती है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को आप, जैसे आपका यहाँ पे कैमरा का ये मॉनिटर लगा हुआ है, तो इस बड़े मॉनिटर पे अगर मैं देखता हूँ कि ये मेरा इमेज यहाँ पे सामने मुझे बड़ा दिख रहा है और आप अक्षरशः मुझे देखते हैं, तो वो मैग्नीफाइड तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो जो मैग्निफिकेशन का एडवांटेज होता है, तो उसमें जो आपकी बीमारी से निदान करने की प्रक्रिया या जो सर्जिकल प्रोसेस है वो एनहांस होता है। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं और जिनके मन में भ्रांतियां होंगी इस दूरबीन पद्धति को लेकर या लैप्रोस्कोपी सर्जरी को लेकर, तो वो काफ़ी चली गई होगी। सिर्फ एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि जो महिलाएं होती हैं जिनको इस तरह का कैंसर है, तो किस उम्र में ये सर्जरी करवाना फ़ायदेमंद है? हाँ मैडम, पहली बात तो इट इज़ नॉट कि वो उम्र है, कैंसर है तो कराना पड़ेगा इलाज, ये इम्पोर्टेंट है। कैंसर का आम लोग भी समझते हैं, आप भी जानते होंगे कि कैंसर की स्टेजिंग होती है जी। तो कोई भी चीज़ का एक आर्बिट्ररी आंसर नहीं दिया जा सकता कि हम ये नहीं कह सकते कि गर्भाशय के कैंसर का निदान सर्जरी है, हम ये नहीं कह सकते कि गर्भाशय के कैंसर का निदान लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की सर्जरी नहीं हो सकती तो इलाज नहीं हो सकता। इलाज करना और सर्जरी करना साइमल्टेनियस चलते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई इनिशियल स्टेज है, अगर मान लीजिए मैं किसी भी कैंसर को मोटा मोटी हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 4। तो सर्वाइकल कैंसर जो 1 और 2A जिसको इनिशियल कहा जाता है, ऐसे कैंसर्स को सर्जिकल निदान किया जाता है। उससे आगे जो बढ़ते हैं उनको क्या कर सकते हैं कि आपको अगर वो सर्जरी से पूरा नहीं निकलता है तो फिर उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से उसको निदान करके या तो डाउन स्टेज
करते हैं, या कई बार रेडियोथेरेपी इतनी कारगर होती है कि वो इटसेल्फ उसको पूरा क्योर कर देती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप लक्षण आने के आधार पे आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने गर्भाशय का जांच करवाएं, जांच करने के बाद जो उचित उनको लगता है वो उनके इन्वेस्टिगेशन करवाएं। पैप स्मीयर होता है, एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, योनि के द्वारा सोनोग्राफी होती है, पेट के द्वारा सोनोग्राफी होती है। कई बार जो महिलाओं के अंग होते हैं उनको अप्रोच पेट के थ्रू नहीं किया जा सकता, इसलिए एक ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसका भाग होता है। कैंसर स्क्रीनिंग, जैसे मैंने कहा, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस आना, एबनॉर्मल तरीके का पानी का रिसाव होना, जैसे पानी में खून मिला हुआ रिसाव होना, और ब्लीडिंग होना, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होना, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना, ये काफी इंपॉर्टेंट लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण आने पे नंबर 1 ये आप ना सोचे कि मुझे कैंसर हो गया है, ये इन्फेक्शन भी हो सकता है, और आप डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखें, उसके पास जाएं, अपनी जांच करवाएं और वो उनके द्वारा दी हुई सलाह का पालन करें, तो बिल्कुल आपका जो है एक तो आइडेंटिफिकेशन भी होगा और बराबर निदान भी होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। एक चीज़ और बोलूँगी कि अक्सर क्या होता है, महिलाएं जब डॉक्टर के पास जाती हैं, उन्होंने कहा कि आपको ये समस्या है और इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि क्या दवाइयों के थ्रू ये ठीक हो सकता है? हाँ। तो महिलाएं पहले 2-3 महीने देख लेते हैं, फिर उसके बाद सर्जरी में जाएंगे, तो ये जो प्रैक्टिस है ये कितनी घातक है, या क्या ये सही है? जी, तो सबसे पहले इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को ये लगता है कि अगर उनका चाइल्ड बेयरिंग एज खत्म हो गया है, जैसे कि ग्रामीण महिलाएं रहती हैं जिनकी जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी बच्चे हो जाते हैं, और मान लीजिए 30-35 साल उनकी उम्र होती है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, और माहवारी एक इतना पर्सनल इशू है और एक हाइजीन से रिलेटेड इशू है, क्योंकि उसमें आपको बराबर सैनिटरी पैड्स लगाना है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है और समस्याएं हैं। दूसरा, हमारे समाज में कई ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के लिए पूजा पाठ के कार्यक्रम में अगर आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो आप मेंस्ट्रुएशन उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो कई सदियों से चली आ रही हैं, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि अगर मेंस्ट्रुएटिंग महिला है तो वो अशुद्ध मानी जाती थी, तो मंदिरों में उसकी एंट्री होना या पूजा पाठ में शामिल होना या ईश्वर के पास, भगवान के पास, मूर्ति के पास ना जाने देना, ये नॉर्मल चीजें हैं जो होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये नहीं सोचना चाहिए कि हर चीज़ का निदान ऑपरेशन है, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हर चीज़ का निदान दवाई है। दूसरी बात ये होता है कि आजकल प्रिजर्वेशन का ज़माना है। अगर छोटी मोटी कोई गठान होती है, हर गठान कैंसरस नहीं होती, महिला को लगती है गठान है, उदाहरण के लिए फाइब्रॉइड नामक एक बीमारी होती है जो कैंसरस नहीं होती है, लेकिन वो माना जाता है गठान है। कई लोगों को लगता है अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, गठान कैंसर में परिवर्तित हो जाएगी। तो उसका साइज, उसकी जगह, कितना नंबर है और क्या लक्षण कर रही है, वो सारी टेक्निकल डिटेल्स जाने बिना किसी निष्कर्ष पे स्वयं पहुंचना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको जो है इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना है कि मुझे दवाई लेनी पड़ रही है तो दवाई से मैं ठीक होंगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि दवाई लेते लेते कैंसर में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ज़्यादातर केसेस में नहीं होता कि अगर प्रॉपर उसकी जांच की गई है, एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा उसकी जांच की गई है, पानी जांच है, सभी टेस्ट हुए हैं और कैंसर नहीं निकला है, तो बहुत कम ऐसा चांस है कि कभी वो कैंसर मिस हो जाए। ऐसा होता ज़रूर है, रेयर है, बट ऐसा नहीं हम कह सकते। ज़्यादातर टाइम पे अगर सही समय पे सही जांच की जाए तो उसका निदान हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और चूंकि अब हमारा समय हो चला है, आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश दें कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी या महिलाओं के लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए जो एक माहवारी और इससे संबंधित जो भी भ्रांतियाँ हैं, और ग्रामीण महिलाओं में स्पेशली, उन्हें उस प्रकार का हाइजीन जिसको कहते हैं, स्वयं का हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। पहली बात वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा, प्रिवेंटिव है, कुछ इन्फेक्शन रिलेटेड भी हैं, इन्फेक्शंस के कारण कुछ बीमारियां आगे बढ़ती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस। सेकेंड होता है एक रूटीन स्क्रीनिंग। 3 साल अगर हम एवरेज माने, 2-3 साल में या 3 से 5 साल में अगर आप पहले टेस्ट करा चुके हैं तो एक स्क्रीनिंग आपको करा लेनी चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये सलाह है कि जैसे मैंने आपको कहा और मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर आपके परिवार में आपके फर्स्ट रिलेटिव
एक दो जनों को, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी बेटी को कैंसर जो गर्भाशय, ओवरी और बच्चेदानी के मुख का हो चुका है, तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट और आपको प्रोएक्टिव होके इसके लिए डॉक्टर के पास जाके आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उसमें स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट के द्वारा हो सकती है और भी टेस्ट के द्वारा हो सकती है, तो स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक है। और उसको अगर सही स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसका पूरा निदान बिल्कुल संभव है। सभी चीज़ें सही तरीके से निदान की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ तामस्कर, आज विषय विशेषज्ञ के रूप में आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। दर्शकों, आज बहुत सारी भ्रांतियां हमारी टूटी हैं, बहुत सारी जानकारियां हमें मिली हैं। इन जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलते रहेंगे हेलो डॉक्टर में। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।